बहुत सारे स्टूडेंट्स से ये क्वेश्चन आता है कि कामयाबी के लिए, कुछ बड़ा हासिल करने के लिए लाइफ में, आया मेहनत का कुछ रोल है या ये किस्मत से मिलता है। और दूसरा सवाल आता है कि रमज़ान में किस तरह इफ़ेक्टिव स्टडी की जा सकती है। इन दोनों सवालों के जवाब जानने के लिए मेरी इस पूरी वीडियो को पूरा देखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम प्रोफेसर निसार अहमद निसार एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सुपर किंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप सबको रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज का मेरा जो सेशन है वो रमज़ान में स्टडी के हवाले से प्लानिंग पे है। चूँकि कामयाबी और ज़िंदगी में बड़ा मकाम हासिल करने के लिए आपको मुसलसल मेहनत की ज़रूरत होती है। इस सफ़र में जब मुख्तलिफ़ आलात आते हैं, मुख्तलिफ़ मुश्किलात आती हैं, तो आपने अपने आप को उनके साथ एडजस्ट करना होता है। आपने चैलेंजेस से भागना नहीं होता, बल्कि उसके लिए बेटर प्लानिंग करनी होती है। चूँकि ज़िंदगी में बड़ा मकाम हासिल करने के लिए, ज़िंदगी में कुछ बड़ा अचीव करने के लिए कभी आप मेहनत से भाग नहीं सकते। जब हम तारीख़ देखते हैं तो बड़े नाम हमें जो मिलते हैं उनमें दो बातें मुश्तरक पाई जाती हैं। जितना भी दुनिया में लोगों ने अचीवमेंट बनाई हैं, उन लोगों में बाकी आदात के साथ साथ दो आदतें मुश्तरक पाएगी। इस पे बात करने से पहले स्टूडेंट, आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक रहना। एंड पे मैं आपको रमज़ान में कुछ प्लान बताऊंगा। उसमें जो भी प्लान आपकी पर्सनालिटी के मुताबिक, आपके स्केड्यूल के मुताबिक फ़िट आता हो, आप उसे ऑप्ट कर सकते हो। तो मैं बात कर रहा था कि जितनी भी लोगों ने बड़ी अचीवमेंट बनाई हैं, तो उनकी ज़िंदगी में दो हैबिट्स कॉमन देखी गई हैं। एक हैबिट कुछ करने के लिए विल पावर, और दूसरी हैबिट एक्सट्रीम हार्ड वर्क। इन दो हैबिट के बगैर रिसर्च ये बताती है कोई एक सिंगल इंडिविजुअल ने भी लाइफ में बड़ा मकाम नहीं बनाया। विल पावर जब किसी भी इंडिविजुअल में होती है, हालात खुद ब खुद बन जाते हैं। यहाँ पे मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। इंग्लैंड के एक पार्ट है स्कॉटलैंड उसे कहते हैं। उस स्कॉटलैंड के एक छोटे से कस्बे में एक मज़दूर रहता था। उस मज़दूर का एक छोटा सा बच्चा था जो अक्सर अपने दोस्तों में जब बैठता था, अपने दोस्तों से जब बात करता था, वो कहता था कि एक दिन मैं इतना बड़ा आदमी हूँगा कि आप लोग मुझ पे फ़ख्र करेंगे। जिस तरह आम तौर पे बच्चों में गपशप होती है, तो दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। वो बहुत ही गरीब मज़दूर का बच्चा था। कोई सामने आसार नज़र नहीं आते थे कि ये बच्चा फ्यूचर में कोई बड़ा मकाम हासिल कर लेगा। एक बार ऐसे हुआ कि उस बच्चे का वालिद अपनी मज़दूरी से जब वापस आ रहा था, तो जंगल में एक दलदल में उसे फंसा हुआ बच्चा नज़र आया। उसने सोचा कि मैं अब इधर आ ही गया हूँ, तो चलें इस बच्चे को यहाँ से निकाल देते हैं। उस आदमी ने, जो गरीब आदमी था, उस बच्चे को दलदल से निकाला और उसके घर तक उसे पहुँचा दिया। वो बच्चा जो दलदल में फंसा हुआ था, वो बेसिकली एक बहुत ही अमीर आदमी का बच्चा था। तो जब उस बच्चे से अमीर आदमी ने पूछा, कि उस बच्चे ने सारा माजरा सुना दिया कि इस तरह एक बंदा आया, उसने मुझे वहाँ दलदल से निकाल दिया। उस अमीर आदमी ने उस गरीब आदमी को ढूंढने का फ़ैसला कर लिया। कई दिनों की तगो-दो के बाद बिल आखिर वो गरीब आदमी का ठिकाना ढूंढने में कामयाब हो गया।
जब वो गरीब आदमी के घर पे पहुंचा तो उसने उसे कहा कि मेरा एक ही बच्चा था और आपने इसकी जान बचाई, तो बोले मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। उसने कहा मैं अपने उसमें खुश हूँ, मुझे आपकी किसी मदद की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसने कहा नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं आपकी कुछ मदद तो लाजमी ही करूँगा। तो इतने में वो बच्चा, जो गरीब आदमी का बच्चा था, वो आया और उसने फिर उस अमीर आदमी के सामने भी वही बात की कि अंकल मैं एक दिन इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि सारा गांव मेरे ऊपर फ़ख्र करेगा। तो उस अमीर आदमी के जहन में एक तजवीज़ आई। उसने गरीब आदमी से कहा क्यों ना ये बच्चा आप मुझे दे दें, मैं इसे अपने साथ शहर ले जाऊं और इसको मैं पढ़ा लिखा के आपको वापस कर दूं। तो इस पे बिल आखिर वो गरीब आदमी रजामंद हो गया। उसने उस छोटे बच्चे को अपने साथ ले लिया। सिटी में अमीर आदमी ने अपने बच्चे के साथ उस बच्चे को स्कूल में दाखिल कर दिया। वो दोनों बच्चे पढ़ते रहे, स्कूल के बाद कॉलेज पहुंचे, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी पहुंचे। फ्यूचर में वो दोनों बच्चे बहुत बड़े आदमी बने। जो अमीर आदमी का बच्चा था उसका बड़ा बनना तो समझ आता है, लेकिन जो गरीब आदमी का बच्चा बहुत बड़ा आदमी बना, किसने उसे बड़ा बनाया? उसके बड़ी सोच ने, उसकी विल पावर ने। तो अल्लाह ताला ने उसके लिए हालात बना दिए। वो जो अमीर आदमी का बच्चा था वो लेटर ऑन इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर भी बना। उस बच्चे का नाम था सर विंस्टन चर्चिल। जबकि जो गरीब आदमी का बच्चा था वो सर विंस्टन चर्चिल से भी बड़ा आदमी बना और उस बच्चे का नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द ग्रेट, जिसने एंटीबायोटिक का मौजूद जिसे माना जाता है। तो इस तरह यहाँ से ये बात साबित होती है कि अगर आपका ख्वाब हो, आपकी विल पावर हो, तो हालात बन जाते हैं। स्टूडेंट, दूसरी जो मैं बात कर रहा हूँ कि कभी भी मेहनत के बगैर कभी भी कामयाबी नहीं मिल सकती। मेहनत के बगैर महज किस्मत पे बहुत ही रेयर चांस होता है कि बंदा लाइफ में कोई अचीव कर ले। ऐसा नहीं हो सकता। यहां पे फिर मैं आपके साथ एक और स्टोरी शेयर करता हूं। एक स्विमर था जिसका नाम था मार्क स्पेट्स। ये दुनिया का वाहिद स्विमर है जिसने 9 मरतबा ओलंपिक में मेडल जीता। ये दुनिया का वाहिद स्विमर है जिसने एक ओलंपिक के अंदर 7 इकट्ठे मेडल जीते। ये बात है 1972 की। जब 1972 में मार्क स्पेट ने 7 मेडल स्विमिंग के अंदर इकट्ठे जीते, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कर रहा था तो एक रिपोर्टर ने अचानक से सवाल किया कि सर टुडे इज योर लकी डे। ये बात मार्क स्पेट्स को बहुत ही नागवार गुजरी। ये बात उसके दिल पे लगी। उसने रिपोर्टर को अपने पास बुला लिया और उसको अपने पास बुलाने के बाद उससे मुखातिब हुआ। मार्क्स ने उससे अपने पास बैठा के कहा कि आज मेरा लकी दिन नहीं है, बल्कि आज मेरे उन 10,000 घंटों की मेहनत का नतीजा है जो मैंने इस ओलंपिक की तैयारी में गुज़श्ता 4 साल में की है। मार्क स्पिट्स ने बताया कि 1968 के मैक्सिको ओलंपिक में मैं मेडल से 30 सेकंड से रह गया। उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं ना सिर्फ आने वाले ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल करूंगा, बल्कि मैं ऐसा काम करूंगा कि जिससे मेरा नाम रहती दुनिया तक याद रखा जाए। तो मार्क्स ने जब ये फैसला कर लिया तो उसने अपने इस फैसले को हकीकत में बदलने के लिए कितनी मेहनत की, ये बात मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मार्क्स ने अपनी 30 सेकंड की कमी को पूरा करने के लिए आने वाले 4 सालों में 10,000 घंटे पानी में गुजारे। उसने इन 4 सालों में एक भी छुट्टी नहीं की। उसने क्रिसमस
इवन अपना बर्थडे भी पानी में बनाया। अगर हम हिसाब किताब लगाएं तो इन 4 सालों में पर डे के हिसाब से उसने 8 घंटे प्रैक्टिस की। अब उसने रिपोर्टर से कहा, अब आप बता दें कि ये मेरा लकी डे है या ये मेरी एफर्ट का नतीजा है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपसे कहता चलूँ कि कुछ बड़ा अचीव करने के लिए सिर्फ किस्मत पे इंसार नहीं किया जा सकता। किस्मत नो डाउट इसका रोल होता है। अल्लाह ताला की विल के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, ये हकीकत है। लेकिन अल्लाह उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। अल्लाह आपको उतना ही नवाजता है जिसकी आप सही करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सिर्फ किस्मत पे इंसार करके आप बहुत आगे नहीं जा सकते। आपको मेहनत करनी होगी, आपको जुनून की हद तक अपने अंदर डिसिप्लिन लाकर रोज़ाना की बेस पे मेहनत करनी होगी, तब जाके आप कोई बड़ा मकाम हासिल करते हो। मेहनत के बगैर आप किसी भी फील्ड में चैंपियन नहीं बन सकते। मेहनत के बगैर आपको किसी भी फील्ड में वो मकाम हासिल नहीं हो सकता, वो इज्जत नहीं मिल सकती, वो शोहरत नहीं मिल सकती, वो सोशल स्टेटस नहीं मिल सकता जो आप चाहते हैं। अब मैं आपको एक दूसरी एग्जांपल देता हूं। क्रिकेट की दुनिया में एक खिलाड़ी है जिसको सचिन रमेश तेंदुलकर कहते हैं। सचिन रमेश तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। क्यों? क्या ये तेंदुलकर का टैलेंट था कि जिससे आज उसे गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, या उसने मेहनत की? शायद सचिन रमेश तेंदुलकर से ज्यादा टैलेंटेड खिलाड़ी दुनिया में और भी थे, लेकिन क्यों वो खिलाड़ी वो मकाम नहीं पा सके, वो खिलाड़ी वो स्टेटस हासिल नहीं कर सके जो 5.5 फुट के इस खिलाड़ी ने हासिल किया? ये उसकी मेहनत थी, ये उसका हार्ड वर्क था, ये उसकी लगन थी, ये उसका जुनून की हद तक डिसिप्लिन था जिसने उसे सचिन रमेश तेंदुलकर यानी गॉड ऑफ क्रिकेट बना दिया। ये क्रिकेट का वाहिद खिलाड़ी है जिसने 100 इंटरनेशनल सेंचुरियां बनाई हैं। ये क्रिकेट का वाहिद खिलाड़ी है जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर 34,000 से ज्यादा स्कोर किए हैं। ये क्रिकेट का वाहिद खिलाड़ी है जिसने 200 टेस्ट मैच खेले हैं। ये क्रिकेट का वाहिद खिलाड़ी है जिसने 664 इंटरनेशनल मैचेस के अंदर इंडिया की रिप्रेजेंटेशन की है। ये वाहिद खिलाड़ी है जिसे आज भी वनडे और टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का एजाज हासिल है। ये वाहिद खिलाड़ी है जो अपने इतने लंबे क्रिकेटिंग कैरियर में ऑलमोस्ट गैर मुतनाज़ा रहा है। आखिर क्यों? उसके पास कौन सा फार्मूला था कि वो इतना लंबा अरसा दुनिया पे हुक्मरानी करता रहा? उसके पास कौन सा गुर था? ये उसे दुआएं थी कौम की, ये उसकी किस्मत थी, या उसका हार्ड वर्क था? इस गुर का राज तेंदुलकर ने 2013 में अपनी रिटायरमेंट के मौके पे बताया। सचिन रमेश तेंदुलकर का कहना था कि जब मैं 1989 में इंटरनेशनल क्रिकेट में आया तो मेरा सामना दुनिया क्रिकेट के 2 खतरनाक तरीन बॉलरों से हुआ जिन्हें वसीम अकरम और वकार यूनुस कहते हैं। सचिन रमेश तेंदुलकर के मुताबिक मुझे अपने पहले ही मैच में यह अंदाज़ा हो गया कि ये बहुत ही मुश्किल काम है, शायद ये मेरे बस की बात नहीं है। सचिन रमेश तेंदुलकर कहते हैं कि मैंने उस दिन ये फैसला किया कि मैं आज के बाद हर रोज़ 6 बजे ग्राउंड में जाऊंगा, हर रोज़ मैं 500 क्रिकेट बॉल्स प्रैक्टिस करूंगा और मैं इस फील्ड में एक्सपर्टी हासिल करूंगा। उनका कहना था 1989 से लेकर 2013 तक
24 साल कैरियर में एक दिन भी ऐसा नहीं आया कि मैंने छुट्टी की हो। 24 साल कैरियर में क्रिसमस हो, दिवाली हो, होली हो, इवन मैंने अपनी शादी वाले दिन भी 500 वाले ग्राउंड में प्रैक्टिस की और मैं 6 बजे ग्राउंड में था। तो डियर स्टूडेंट, सचिन रमेश तेंदुलकर के मुताबिक इंटरनेशनल मैचेस के अलावा 44 लाख बॉलें उसने प्रैक्टिस की। ये 44 लाख बॉलें ही थी जिसकी वजह से वो क्रिकेट का लेजेंड बन गया, वो क्रिकेटिंग हिस्ट्री में अमर हो गया। सचिन रमेश तेंदुलकर का कहना था, मैं सेंचुरी, डबल सेंचुरी बनाने के बाद, मैन ऑफ द मैच हासिल करने के बाद अगले दिन भी 6 बजे ग्राउंड में होता था और मैं प्रैक्टिस करता था। सचिन रमेश तेंदुलकर के मुताबिक कि 2 अप्रैल 2011 को हमने वर्ल्ड कप जीता। ठीक 3 अप्रैल यानी अगली सुबह मैं 6 बजे ग्राउंड में था। 500 बॉलें प्रैक्टिस करने के बाद जब मैंने अपना सेल फोन ऑन किया तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह का मुबारकबाद का मैसेज वसूल किया। तो स्टूडेंट, अब आप खुद फैसला करें। ये 2 जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई, मार्क स्पिट्स और सचिन रमेश तेंदुलकर की जो 2 मैंने स्टोरी सुनाई, आप इससे खुद फैसला करें कि क्या ये इनकी किस्मत थी, क्या वो लकी थे, क्या वो टैलेंटेड थे। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वो खतरनाक हद तक डिसिप्लिन, मेहनत थी, लगन था, जुनून था, एफर्ट थी, कमिटमेंट थी, जो जैसे मर्जी हालात आए अपने मिशन से पीछे नहीं हटे ये लोग। इसलिए वो ग्रेट्स हो गए, इसलिए वो ग्रेट बन गए। आप जो मर्जी कर लें, कामयाबी के लिए आपको सचिन रमेश तेंदुलकर और मार्क स्पिट्स की तरह जुनून की हद तक मेहनत करनी होगी, फिर ही आप कामयाब हो सकते हैं, फिर ही आप लाइफ में बड़ा मकाम हासिल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब मैं आता हूं, रमज़ान है, हमारे बच्चों के पास एक्सक्यूज़ होते हैं कि रोज़ा है। मैं आपको 2 प्लान देता हूं, इन प्लान में से जो भी आपकी रूटीन के मुताबिक सूट करे, आप इसे ऑप्ट करके बेटर परफॉर्मेंस हासिल कर सकते हो। मेरा प्लान ए है, अगर मैं स्टूडेंट होता मैट्रिक एफएससी का तो मैं इन रमज़ान में स्टडी को कैसे प्लान करता। मेरे पास एक प्लान ये है कि मैं रात को जल्दी सो जाता। मैं 9 बजे सो जाता, 3 बजे मैं जागता और 3 बजे मैं सैरी करता। 3 बजे से लेकर 5 बजे तक मैं सैरी, नमाज, तलावत को देता। ठीक 5 बजे के बाद मैं अपनी स्टडी पे आ जाता। 5 से लेकर 12 बजे तक के टाइम को मैं अपने साइंस सब्जेक्ट के लिए, या 2 साइंस और 1 सोशल साइंस के सब्जेक्ट के लिए मैं वक्फ कर देता। मैं 5 से 7 तक फिजिक्स पढ़ता, मैं 7 से 9 तक केमिस्ट्री पढ़ता। बेशक इनमें से मैं बीच में आधे घंटे की ब्रेक कर लेता, और 9 के बाद मैं 9 से 12 तक उर्दू और असल में इन दोनों सब्जेक्ट को मैं देता। मैं अपने ये 5-7 घंटे ऐसे कंज्यूम करता। 12 से 1 बजे के दरमियान नमाज, चूँकि आजकल वैसे भी कोरोना है, घर पे अदा की जा सकती है, और 2 से 4 तक रेस्ट किया जा सकता है, सोया जा सकता है। 4 बजे दोबारा जागने के बाद 4:30 से लेकर 5:30 तक एक मरतबा फिर पढ़ा जा सकता है। 5:30 से लेकर 9 तक आप इजी टाइम गुजार सकते हैं। इसमें आपकी इफ्तारी होगी, आपका डिनर होगा, आपकी नमाज होगी, तरावी होगी। 9 से 10 बजे तक आप फिर 1 घंटा स्टडी कर सकते हो, और ठीक 10 बजे आप सो सकते हो। 10 से 3 तक फिर सो सकते हो। 5 घंटे आपके ये हुए, 2 घंटे आपके दिन में हुए, 7 घंटे आपके पूरे हो गए नींद के लिए। ये प्लान 1 है। बाज़ लोगों की आदत होती है कि वो रात लेट सोते हैं, उनके लिए भी प्लान मौजूद है। जो लोग रात लेट सोते हैं
तो वो प्लान बी पे काम कर सकते हैं। तो रमज़ान में स्टडी के लिए प्लान बी ये हो सकता है कि आप 9:30 बजे स्टडी शुरू करें, रात को 9:30 से 11 तक एक सब्जेक्ट को दें। 11 के बाद आप 11 से लेकर 1 बजे तक आप दूसरे सब्जेक्ट को दें। फिर आप क्या करें, 1 के बाद आप आधा घंटा बीच में ब्रेक ले सकते हैं, उसमें आप नमाज पढ़ सकते हैं, उसमें आप नवाफिल अदा कर सकते हैं। फिर आप 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक एक और सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। फिर 3 से 5 तक आप सहरी करें, नमाज पढ़ें, तिलावत करें और 5 से लेकर 12 बजे तक आप नींद कर सकते हैं। 12 से 5 तक आप नींद कर सकते हैं, ये 7 घंटे बनते हैं। फिर आप 12 बजे से लेकर 1 बजे तक आप नमाज तिलावत करके फिर 1 से लेकर आप 3 तक एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, 3:30 से लेकर 5 तक दूसरा सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। आपकी स्टडी ख़त्म हो जाएगी। 5 से 9 तक फिर आपके पास फ्री टाइम है। इसमें आप एडजस्टमेंट भी बना सकते हैं। जिस तरह आप, ये 2 बेस्ट पॉसिबल प्लान हैं। एक उन लोगों के लिए जो रात को जल्दी सोते हैं, एक उन लोगों के लिए जो रात को लेट सोते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट, रमज़ान का एक्सक्यूज़ करके आप स्टडी से दूर नहीं हो सकते। ख़ास तौर पे मैं 3 लेवल के स्टूडेंट से मुखातब हूँ, मैट्रिक के स्टूडेंट, एफएससी के स्टूडेंट और ईटा, एमकैट और ईकैट के स्टूडेंट्स हैं। चूँकि आपके इम्तिहान, याद रखिएगा, पोस्टपोन्ड हुए हैं, आपके इम्तिहान ख़त्म नहीं हुए, आपने इम्तिहान देने हैं। तो आप इन रमज़ान के फ़ौरन बाद हो सकता है मुल्की हालात बेहतर हों, कोरोना वायरस से हालात बेहतरी की तरफ आ जाएं और आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में जाना पड़े। हो सकता है कि आपको टाइम ना मिले। तो इसलिए इस रमज़ान में अपनी स्टडी के लिए प्लानिंग करके, एग्जीक्यूशन करके मैक्सिमम आप आउटपुट लेने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू स्टूडेंट। ये आज का लेक्चर था। अगर आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। कोशिश करें कि आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछें, चूँकि व्हाट्सएप पे बाज़ दफ़ा मिस हो जाते हैं। आपके क्वेश्चन पे मैं वीडियो बना के उसके आंसर किया करूँगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब इट राइट नाउ एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। रिलेटेड वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए होते हैं, आप उनको भी देख के अपने कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।